गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। बेटा आज हम आपको कोशिका, जिसे आप इंग्लिश में सेल कहते हैं, इस लेसन से जो पार्ट 8 के रूप में बन रही है बातें, उन बात को बताएंगे, जिसमें बात आएगी सेल ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं या कोशिकांग किसे कहा जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स कहने का अर्थ हो रहा है कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित वो छोटे छोटे जो आपके ऑर्गन हैं, जिन ऑर्गन के द्वारा सेल जो है अपने बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज को कर रही है, जो सेल को जीवित बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसे ही ऑर्गन सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग के नाम से जाने जाते हैं। ये सारे जो कोशिकांग हैं जो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हैं, इन कोशिकांगों की मदद से, इनके कार्यों के द्वारा ही कोई सेल क्या होती है, जीवित रहती है। इस प्रकार से हम आपको एक एक कोशिकांग के विषय में जो उसका काम है उसको लेकर के सारी बातों को बताएंगे। आप उसको देखिए। तो अगर आप पहली बात करेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स में, पहली बात हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ले लेते हैं, जिसे आप अंतःद्रव्य जालिका के नाम से जानते हैं हिंदी में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप हिंदी में लिखते हैं अंतःद्रव्य जालिका। और यह मान लीजिए आपकी एक सेल है। इस सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन होता है ऊपर। यहाँ पे इसके ऊपर जो डबल मेम्ब्रेन लगी है न्यूक्लियस के, इसके मेम्ब्रेन से निकलने वाला एक जो पूरा इसमें जाल के जैसा फैला हुआ इस तरीके से कोशिकांग है, पूरे जाल के जैसा फैला हुआ है। यही चीज क्या कहलाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानी जाती है, जो पूरे सेल के अंदर जाल के जैसी फैली हुई है, ट्यूब लाइक संरचना से मिलकर के बनी हुई है। यही संरचना क्या कहलाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। इसको सबसे पहले K.R. पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। इसका उद्गम कहां से हुआ है? उद्गम हुआ है केंद्रक कला से, और जाकर के वो टच कहां पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इस तरीके से पूरे सेल के अंदर फैली हुई है। और इसको खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या है, K.R. पोर्टर। उन्होंने ये बताया कि यह 3 संरचनाओं से मिलकर के बनी हुई है, जिसे आप ट्यूब्यूल कहते हैं। ट्यूब्यूल ब्रांच होती है, शाखित होती है, ट्यूब जैसी संरचना होती है। जैसे आपका ये संरचना हुई, ये आपकी ट्यूब्यूल कहलाएगी। ये देख रहे हैं, ब्रांच है और ट्यूब के जैसी है। दूसरी संरचना आपकी जो है वह सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी एक दूसरे की ट्यूब जैसी होगी, लेकिन समानांतर होगी, कोई ब्रांच उसमें नहीं पाया जाएगा। जैसे इस संरचना की बात करें तो ये एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल हैं, लेकिन इसमें कोई ब्रांच नहीं है। तो ये आपकी सिस्टर्नी कहलाएगी। और जो अगली संरचना के रूप में होगा वो वेसिकल्स कहलाएगा, जिसे आप पुटिका कहते हैं। ये इस गोली गोली संरचना को आप क्या कहेंगे, पुटिका कहते हैं। तो ये ट्यूब्यूल्स हो गई, ये सिस्टर्नी हो गई, और ये वेसिकल्स या पुटिकाएं हो गई। इन 3 संरचनाओं से यह आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर के बना होता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, यह राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित है तो वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अनुपस्थित है
तो फिर वह कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। चित्र के माध्यम से अगर आप समझना चाहेंगे तो ये मान लीजिए आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसकी सतह पर ये राइबोसोम की उपस्थिति हो गई। अगर ये राइबोसोम के कण पाए जा रहे हैं, राइबोसोम भी एक कोशिकांग ही है, यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, जो कि कहाँ से निकलता है? केंद्रिका से इसका जन्म होता है। ये निकल करके साइटोप्लाज्म पे आ जाता है और इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर आकर के बैठ जाता है। तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाया। RER इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? RER बोलते हैं, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये यहाँ पे इसको प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए साइट प्रोवाइड कराता है, अर्थात यहीं पे प्रोटीन का संश्लेषण संभव हो पाता है कोशिका में। दूसरी तरफ आपका जो है वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी सतह पर किसी भी प्रकार के जो आप कह लीजिए कि राइबोसोम की उपस्थिति नहीं है, इसलिए इसकी सतह चिकनी दिखती है। इसे आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SER बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SER बोलते हैं। तो यह आपका दो प्रकार का हुआ, RER और SER, जिसे आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की, ये क्या काम करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। तो पहली बात तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को क्या प्रोवाइड किया? सतह प्रोवाइड कर दिया कि तुम यही प्रोटीन संश्लेषण करो। इस तरीके से आपका यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका हुआ प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद किया। दूसरी चीज यह ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करता है। ये ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करता है साइटोप्लाज्म में, इस तरीके से और न्यूक्लियस के बीच में जो है मटेरियल को आने जाने में क्या करता है? मदद भी देता है। जो आपका बायोजेनेसिस में मदद करता है। ये बायोजेनेसिस कहने का मतलब होता है कि किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीजन के दौरान आप जानते हैं कि एक सेल से दूसरी सेल बनती है, तो एक सेल से दूसरी सेल बन रही है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनना है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनती है, तो उसमें ये मदद करती है। तीसरी बात ये लिपिड के कह लीजिए लिपिड के स्टोरेज में मदद करता है। SER जो होता है वो लिपिड के सिंथेसिस और स्टोरेज में मदद करता है। और आप जो है कुछ ऐसे जो वर्टिब्रेट्स से एनिमल हैं, वर्टिब्रेट्स कहने का अर्थ होता है जिनमें मेरुदंड पाई जाती है, जिनमें कशेरुकदंड पाई जाती है, ऐसे एनिमल में SER जो होता है, SER माने आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, तो यह SER जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन कहने का अर्थ होता है कि शरीर के अंदर किसी पॉइजन की मात्रा के बढ़ने पर पॉइजन की मात्रा को रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये तो आपका क्या हो गया, इसके काम हो गए। ये लिपिड के सिंथेसिस में भी मदद करती है, ये काम हो गए। अब हम आपको इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में अंतर बता दें, क्या डिफरेंस है। तो पहली तरफ तो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका सतह खुरदरा होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। दूसरी बात, यह राइबोसोम की उपस्थिति के कारण है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी सतह चिकनी है क्योंकि राइबोसोम नहीं है। दूसरी बात, इसका मेन फंक्शन जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यह प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम करता है, क्या होता है, ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है, अर्थात लिपिड का निर्माण करता है। तीसरी बात कि आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका
देखेंगे तो कह लीजिए कि इट मेनली मेड अप ऑफ एक्सटर्नल एंड सम ट्यूब्यूल्स, जबकि आपका ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना होता है? ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स की बनी होती है। और दूसरी बात कि इट इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड यस कौन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि दूसरी तरफ आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इट इज कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आरिया। तो ये आपके तो अंतर हो गए। अगर ओवरऑल बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सेल को अंदर से एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, कह लीजिए यांत्रिक शक्ति दे रहा है, क्योंकि पूरे जाल जैसा फैला हुआ है। तो यह तो आपके बात हो गई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसको खोजा किसने था? केआर पोर्टर ने। अगले कोशिकाएं के रूप में आपको जो पढ़ना है वो आप समझ लीजिए है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, ये काफी पॉपुलर नाम है जीव विज्ञान में, प्राय बच्चे इस नाम को जानते रहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहने का अर्थ होता है कि माइटो मीन्स थ्रेड, माइटो मीन्स थ्रेड, धागे की जैसी संरचना वाला एक कोशिका में। यह पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, ऊर्जा घर कहलाता है। इसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ऊर्जा घर कहलाता है। अभी आप श्वसन क्रिया के विषय में जानते हैं। श्वसन क्रिया चूंकि इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जो आपकी ऑक्सीशोषण होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और इस ऑक्सीशोषण के कारण आपका क्या हो रहा है? ये यहाँ पे हो रहा है। हाँ, यहाँ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी सिस्टम का जनरेट यहाँ फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो आप कह लीजिए इसके कारण ये क्या कहलाता है? ये आपका पावर हाउस ऑफ सेल भी कहलाता है। इसको सबसे पहले कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने कीटों की अरेखित पेशी से खोजा। पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित और हृदयिक पेशियां। तो ये कीट की अरेखित पेशी से सबसे पहले कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने खोजा। आर्टमान ने इसकी व्याख्या की, सी बेंडा ने इसका नाम रखा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यह माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है संरचना में इस तरीके से होती है। इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाली सेल ऑर्गेनेल्स है ये, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, ऊपर वाला स्मूथ झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, और नीचे वाली जो झिल्ली है वो इस तरीके से क्या है? मुड़ी हुई है बीच में, इसमें फोल्डिंग पाई जा रही है इस तरीके से। तो ये फोल्डिंग क्या कहलाती है? इस फोल्डिंग को क्रिस्टी कहते हैं। इस फोल्डिंग को क्रिस्टी कहते हैं, फिंगर लाइक संरचना को। और इसमें जो लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा गया है, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। इसके पास अपना डीएनए भी होता है, इसलिए ये स्वशासित कोशिकाएं भी कहा जाता है। यहाँ पे इसके ऊपर टेनिस के रैकेट की जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे F1 पार्टिकल के नाम से कहा जाता है, पराक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। तो यह F1 पार्टिकल में तमाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम उपस्थित होते हैं। एक F1 पार्टिकल की अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर है इसका। तो ये बेस है, ये स्टाल्क है, ये हेड है। तो ये संरचनाएं इससे रिलेटेड है। इसकी अगर पूरी लंबाई की बात करें तो 100 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक F1 पार्टिकल से दूसरे F1 पार्टिकल की दूरी भी 100 एंगस्ट्रॉम नियर अबाउट होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की दूरी को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जाना जाता है। इसे आप पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। तो ये संरचनाएं जो रिलेटेड हैं वो किससे हैं? आपके माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड संरचनाएं हैं।
अब आप जो है इसमें इसका कार्य अगर जानना चाहेंगे तो कार्य के तौर पे यही है कि यह जो है ऑक्सीशोषण में मदद करने वाला कोशिकांग है, यहाँ ऑक्सीशोषण होता है। तो एक समीकरण जो आप बहुत ही सहज से समीकरण लिखते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल टू एनर्जी। यह क्रिया इसके अंदर होती है और इस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन होती है। एटीपी को आप करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ये टूट करके क्या देती है? एनर्जी देती है। तो इन बातों को आपने माइटोकॉन्ड्रिया में जाना। तो इस तरीके से आपने आज क्या पढ़ा? दो कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विषय में पढ़ा। अगले कोशिकांग के विषय में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।